हेलो एवरीवन। आज 5 दिसंबर है और आज का जो हमारा पहला टॉपिक है करंट अफेयर का वो है अमेजोन स्टिंगलेस बीज। तो इस कुछ स्टिंगलेस बीज होती हैं, मतलब वो काट नहीं सकती हैं। वो ऐसी बीज अमेजोन में पाई जाती हैं, मतलब पाई बहुत सारे ट्रॉपिकल एरियाज में जाती हैं। पर अभी हम बात करने वाले हैं सिर्फ अमेजोन की उन बीज के बारे में जो काट नहीं सकती हैं, जिनके पास डंक नहीं होते। तो फिर पहली चीज इनके बारे में ये है कि नाम से ही लग रहा है क्या इनके पास स्टिंगर्स नहीं होते, या अगर हैं तो फिर इनफेक्टिव होते हैं वो। ये वर्ल्ड में ट्रॉपिकल रीजन्स में पूरे वर्ल्ड में पाई जाती हैं, पर सबसे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड कहाँ पे हैं? अमेजोन में। और अमेजोन में भी सबसे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है कहाँ पे? पेरू में, जहाँ पे पूरे वर्ल्ड में मान लीजिए 500 स्पीशीज हैं, तो उसमें से 170 स्पीशीज की पेरू में अकेले ही पाई जाती है। अब ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि एक्चुअली इनको काफ़ी सारे थ्रेट मिल रहे थे। जैसे इंसान नेचर में बहुत ज़्यादा इंटरफियर कर रहा है, नेचर को तोड़ मरोड़ रहा है, जिसकी वजह से बीज के जो इनका हैबिटेट है वो डिस्ट्रक्ट हो रहा है। ठीक है, तो इस वजह से इनको एक्सटिंक्शन का थ्रेट आ रहा था। मतलब अगर इनका हैबिटेट ही खत्म कर दिया जाएगा तो ये एक्सटिंक्ट हो जाएंगी। फिर अब चीज ये थी कि अगर बीज एक्सटिंक्ट हो गई, ये वाली खासकर, तो 80% पॉलिनेशन जो अमेजोन में होता है, 80% पॉलिनेशन को खतरा आएगा, क्योंकि बीज बहुत ही ज्यादा कंट्रीब्यूट करती हैं पॉलिनेशन में। तो इसलिए वहाँ की जो पेरू की दो म्यूनिसिपैलिटीज थी, उन्होंने इन बीस को लीगल राइट दे दिया है। लीगल राइट किस चीज का? राइट टू एग्जिस्ट दिया है, और राइट टू मेंटेन हेल्दी पॉपुलेशन का लीगल राइट दिया है। तो इसी वजह से ये दोनों जो म्यूनिसिपैलिटीज ने इनको राइट दिया है, इस वजह से ये बीस कहाँ पे थी? न्यूज में आ गई थी। और ये वर्ल्ड का पहला ऐसा होने जा रहा है कि जब किसी इंसेक्ट को ऐसा रिकॉग्निशन मिला है पूरे वर्ल्ड में पहली बार। और दो ट्राइब्स का नाम आपको ध्यान रखना है, एक आशानीका और एक कुकमा कुका मिरिया ट्राइब। ये दोनों अमेजोन की ट्राइब्स हैं और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये बीज जो स्टिंगलेस बीज होती हैं वो इनके कल्चर के लिए और इनकी सभ्यता के लिए बहुत ही ज़्यादा सेंट्रल रोल रखती हैं, इसीलिए ये ट्राइब्स भी न्यूज़ में हैं। हाँ, और एक चीज़ और है कि ये जो बीज हैं ये कुछ मेजर क्रॉप जैसे कोकोआ और कॉफ़ी और एवोकेडो इनको भी पॉलिनेट करती हैं। तो ये इन 20 के बारे में था। फिर नेक्स्ट टॉपिक से पहले हम देखते हैं कि अगर इसकी पीडीएफ चाहिए, डेली 2 पेजर पीडीएफ या मंथली पीडीएफ, जो कि मैंने दिसंबर की अभी लेटेस्ट अपलोड कर दी है, तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। ये उसका क्यूआर कोड है और उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मैं डाल देता हूँ। तो फिर हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है अब, वो है सुदर्शन चक्र इनिशिएटिव। शायद आपको याद हो कि जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, ठीक है, तब पीएम मोदी ने बोला था कि इसके बाद अगर जैसे हमारे अस्त्रा मिसाइल ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया था उस ऑपरेशन सिंदूर में, तो पीएम ने ऐसा अनाउंस किया था कि सुदर्शन चक्र इनिशिएटिव हम लाएंगे पूरे इंडिया के लिए, जो कि पूरे इंडिया को एक शील्ड की तरह से कवर करेगा। जैसे अमेरिका का थार्ड है या इजराइल का आयरन डोम है, उस तरीके से इंडिया के पास क्या होगा? सुदर्शन चक्र होगा। तो अब जैसे अब हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने बोला है कि ये 2035 तक बन करके रेडी हो जाएगा, और इसे बनाएगा इंडिजिनसली। कौन बनाएगा? डीआरडीओ बनाएगा। और ये सिर्फ स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बल्कि सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर्स को भी क्या करेगा? कवर करेगा और डिफेंस प्रोवाइड करेगा। फिर वर्ल्ड में कुछ इंपॉर्टेंट एयर डिफेंस सिस्टम है, जैसे S-400 का नाम तो हर किसी ने सुना है। S-400 और S-500 ये किसको बिलोंग करते हैं? रशिया को। फिर यूएस के दो सिस्टम है, जिसका नाम है, एक का नाम है पैट्रियट और एक का नाम है थार्ड। फिर इसराइल का एक सिस्टम है जिसका नाम है आयरन डोम और डेविड स्लिंग। आयरन डोम तो शायद सबको पता हो, पर डेविड स्लिंग में कंफ्यूजन हो सकती है। और ऐसे कई बार क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछे भी हैं कि कौन सा मिसाइल सिस्टम कहाँ का है। ठीक है, मैचिंग में पूछ लिया गया है कभी कभी। और चाइना का HQ-9 और HQ-19, जो कि जिसने ऑपरेशन सिंदूर में बहुत ही खराब परफॉर्म किया था, आपको पता ही है, क्योंकि बहुत सारे ब्रह्मोस मिसाइल इंडिया के पाकिस्तान में जिस जगह पे हमें गिराने थे हमने गिरा दिए थे। तो इसका मतलब अगर पाकिस्तान चाइना का एयर डिफेंस सिस्टम यूज कर रहा है तो फिर उसने क्या ही काम किया अगर सारे मिसाइल गिर ही गए तो। फिर जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है डीआरडीओ से रिलेटेड। अब डीआरडीओ हमारे देश की डिफेंस के लिए बहुत ही ज़्यादा सेंट्रल चीज़ है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि हमारे देश में जो भी नई इनोवेशन होती है, जो भी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट होती है, खासकर डिफेंस की फील्ड को लेकर के, वो सारी चीज़ कौन करता है? डीआरडीओ। अभी हमने 1-2 दिन पहले पढ़ा था पिनाका मिसाइल की 120 किलोमीटर रेंज के वेरिएंट के बारे में, वो भी डीआरडीओ ने डेवलप किया। हम्म उस तरीके से अस्त्रा मिसाइल MK2, ठीक है, अनंत शस्त्र, ठीक है, एंटी टैंक नाग मिसाइल, ये सारी चीजें डीआरडीओ ने डेवलप की हैं। ठीक है, तो इसलिए डीआरडीओ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो डीआरडीओ स्टैब्लिश हुआ था 1958 में,
और उस टाइम पे बहुत सारे छोटे छोटे अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस थे, उनको मर्ज करके डीआरडीओ को स्टैब्लिश किया गया था। फिर डीआरडीओ को हेड कौन करता है? डीआरडीओ को डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट के सेक्रेटरी हेड करते हैं, और ये ही उसके चेयरमैन की तरह भी काम करते हैं। फिर इसको सपोर्ट कौन करते हैं? चीफ कंट्रोलर सपोर्ट करते हैं इनको, जो कि क्या होते हैं? सीनियर साइंटिस्ट होते हैं, जो कि अलग अलग टेक्नोलॉजी डोमेन में अलग अलग प्रोजेक्ट्स को हेड कर रहे हैं या सी कर रहे हैं। अब डीआरडीओ के अंदर 7 टेक्नोलॉजिकल क्लस्टर्स आते हैं। इनके थ्रू डीआरडीओ ऑपरेट करता है, इन्हीं के थ्रू ये अलग अलग टेक्नोलॉजी के स्पेसिफिक एरियाज पे फोकस भी करता है। फिर अब डीआरडीओ में कुछ स्पेशलाइज्ड लेबोरेटरीज भी हैं, जैसे 53 स्पेशलाइज्ड लेबोरेटरीज हैं और 5 यंग साइंटिस्ट लेबोरेटरीज हैं, जो ये सब डीआरडीओ के स्ट्रक्चर में आती हैं। आपको बस बड़ी बड़ी चीज़ ध्यान रखनी है कि 7 टेक्नोलॉजी क्लस्टर्स हैं, 53 स्पेशलाइज्ड लेबोरेटरीज हैं, 5 यंग साइंटिस्ट लेबोरेटरीज हैं। बहुत ही ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इतने डिटेल में यूपीएससी पूछेगा नहीं इनके बारे में। हाँ, अगर पूछना ही है तो इनके बारे में पूछ सकता है कि डीआरडीओ की अचीवमेंट्स के बारे में पूछ सकता है, कौन सी मिसाइल्स बनाई है या कौन सी टेक्नोलॉजी डेवलप की है, ठीक है। जैसे सुदर्शन चक्र भी डीआरडीओ ही डेवलप करने वाला है, तो इन सब के बारे में पूछ सकता है। क्लस्टर्स और लेबोरेटरीज के बारे में मुझे तो नहीं लगता है ऐसा कि पूछेगा, पर अगर यूपीएससी अनप्रिडिक्टेबल भी होता है, इसलिए आपको इतना ध्यान होना चाहिए कि 7 क्लस्टर्स हैं, 53 लेबोरेटरीज हैं और 5 यंग लेबोरेटरीज हैं। फिर जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, वो यूरोजोन है। तो यूरोप और यूरोजोन दो अलग चीजें हैं, ठीक है। यूरोप में बहुत सारी कंट्रीज हैं, और उन बहुत सारी कंट्रीज में, जैसे यूरोप में अराउंड 27 कंट्रीज हैं, और इन 27 कंट्रीज में 21 कंट्रीज ऐसी हैं जो कि यूरो को एज अ कॉमन करेंसी एक्सेप्ट करती हैं। तो यही सारी कंट्रीज जो यूरो को एज अ कॉमन करेंसी एक्सेप्ट करती हैं, वो मिल करके एक ग्रुप बनाती है। इसका नाम क्या क्या होता है? यूरो जोन उसका नाम होता है, ठीक है। तो इसमें 21 मेंबर्स हो गए हैं। अब क्यों? क्योंकि बल्गेरिया ने इसे अभी रिसेंटली ज्वाइन कर लिया है। तो यूरो जोन में क्या है? यूरो कॉमन करेंसी है, ये मैंने बता दिया, और इनकी मॉनेटरी पॉलिसी भी कॉमन होती है, जो कि यूरोपियन सेंट्रल बैंक बनाता है, जिसका हेडक्वार्टर फ्रैंकफर्ट जर्मनी में है। इस वजह से जो भी कंट्रीज यूरोजोन में आती हैं, उनके इंटरेस्ट रेट, मनी सप्लाई, एसेट परचेजेस, ये सारी चीजें यूनिफॉर्म रहती हैं उनमें। हम्म तो इसमें अराउंड 21 कंट्रीज हैं, और 27 कंट्रीज कहाँ पे हैं? यूरोपियन यूनियन में। तो सारी कंट्रीज यूरोपियन यूनियन की यूरोजोन का पार्ट नहीं है। फिर नेक्स्ट हम एक मेटल के बारे में डिस्कस करेंगे। ये डिस्कस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसकी प्राइस, इस कॉपर मेटल की, बहुत ही तेजी से हाई हो गई है 2025 में। क्यों हाई? क्योंकि यूएस फेड ने, यूएस का जो फेडरल रिजर्व है, उसने रेट कट कर दिए हैं, ठीक है। और रेट कट कर दिए हैं तो इसकी रियल यील्ड जो है वो रिड्यूस हो गई है, फाइनेंसिंग कॉस्ट कम हो गई है, ठीक है, जिसकी वजह से इन्वेस्टमेंट इसमें बूस्ट हो गई है, ठीक है। और इंडस्ट्रियल मेटल की डिमांड ज़्यादा बढ़ गई है। अब जैसे इस रेट कट कर दिए गए इसके, तो लोगों को लगा कि जब इसकी ये थोड़ा सस्ता हो रहा है तो हम लोग इसे ज़्यादा खरीद लेते हैं। हम्म तो लोगों ने ज़्यादा खरीदना शुरू कर दिया। ज़्यादा खरीदना शुरू कर दिया तो डिमांड सप्लाई में गैप आ गया। अचानक से लोग ज़्यादा खरीद लेंगे तो डिमांड सप्लाई में गैप आएगा, तो वो बढ़ जाएगा। एक वजह ये है बढ़ने की, और दूसरी वजह क्या है बढ़ने की? कि लोगों को लग रहा है, मतलब लोगों को इन द सेंस, बड़ी बड़ी जो भी लोग, जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो भी कंपनीज इसको यूज करती हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि फ्यूचर में हो सकता है यूएस टैरिफ भी लगा सकता है कॉपर पे। इसकी वजह से वो इसकी स्टॉक पाइलिंग कर रहे हैं कि टैरिफ लगने से पहले ही हम इसे स्टोर करके रख लेते हैं। इस वजह से भी एक वजह है कि ये बढ़ गई है, इसके रेट बढ़ गए हैं। और तीसरी वजह क्या है? कि चिली इसका सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, और चिली में माइन आउटेजेस हो गए हैं, ठीक है। ये तीसरी वजह है इसके प्राइस बढ़ने की। तो जैसा कि कॉपर आप सभी को पता होगा, घर में जो भी वायर या तार हम इस्तेमाल करते हैं वो सब कॉपर के ही बने होते हैं। ये गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी प्लस थर्मल कंडक्टिविटी के साथ आता है। डक्टिलिटी बहुत अच्छी है इसकी, मतलब इसको पतले पतले वायर्स में हम बना सकते हैं। रिसाइकलेबल भी होता है, और रस्ट भी इसमें जल्दी नहीं लगता है। फिर वर्ल्ड में सबसे बड़े प्रोड्यूसर्स कौन से हैं? चिली है, पेरू है और चाइना है। इंडिया में सबसे ज्यादा कौन प्रोड्यूस करता है? एमपी प्रोड्यूस करता है। और कॉपर के रिगार्डिंग एक माइन का नाम ध्यान रखना है, जिसका नाम है मलजखंड माइन, जो कि एमपी में आती है। राजस्थान में एक माइन है खेतरी माइन, और झारखंड में है सिंगबम। तो ये चीजें थी कॉपर की रिगार्डिंग। फिर जो नेक्स्ट न्यूज है वो है कुर्दिस्तान रीजन के बारे में, ठीक है। अगर हम मिडिल ईस्ट का मैप देखें तो ईरान, इराक,
ईरान, इराक, टर्की और सीरिया के बीच में एक ऐसा रीजन है जो ऑफिशियली कंट्री तो नहीं है, पर अपने आप को एक कंट्री की तरह ही गवर्न करता है। इसके पास अपनी गवर्नमेंट है, अपनी आर्मी है और अपना पार्लियामेंट है। इसी रीजन का नाम है कुर्दिस्तान। कुर्दिस्तान एक एथनो कल्चरल रीजन है जहाँ पे कुर्ड्स रहते हैं, ठीक है, कुर्ड्स। अब कुर्दिस्तान एक्चुअली ऑफिशियली किसी कंट्री का नाम नहीं है, ये 4 कंट्रीज में स्प्रेड एक रीजन है, ठीक है, उसको कहते हैं। वो 4 कंट्रीज बताई मैंने आपको, इराक, ईरान, टर्की, सीरिया। सबसे ज्यादा ऑटोनॉमी इराक के अंदर मिली है कुर्ड्स को, जिसे कहते हैं कुर्दिस्तान रीजनल गवर्नमेंट। यहाँ पे सबसे ज्यादा ऑटोनॉमी मिल रखी है इन्हें। और फिर जो कुर्दिस्तान रीजनल गवर्नमेंट है, इराक के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कुर्दिस्तान रीजनल गवर्नमेंट को सेमी ऑटोनॉमस स्टेटस भी मिला हुआ है। इनके पास क्या क्या राइट्स हैं? अपनी रीजनल पार्लियामेंट का राइट है, अपनी सिक्योरिटी फोर्स का राइट है। इनकी सिक्योरिटी फोर्स को क्या कहते हैं? इनकी सिक्योरिटी फोर्सेस का नाम है पेशमेरगा, शायद यही प्रोनाउंशिएट करेंगे इसे। और अपना प्राइम मिनिस्टर भी होता है इनके पास। इनकी कैपिटल क्या है? इनकी कैपिटल इब्रिल है, इब्रिल इनकी कैपिटल है। और टेक्निकली ये इराक का पार्ट है, इनकी जो कैपिटल है, लेकिन प्रैक्टिकली काफी इंडिपेंडेंट तरीके से काम करती है। फिर अब नेक्स्ट चीज है कि कुर्दिस्तान इशू इतना कॉम्प्लेक्स क्यों है, ठीक है। तो कुर्ड्स का सपना है कि इंडिपेंडेंट कुर्दिस्तान बनाने का, एक कंट्री बनाने का जहाँ पे कुर्ड्स एथनिसिटी के लोग रहें। पर प्रॉब्लम है कि अगर कुर्दिस्तान बनाना है तो 4 कंट्रीज की टेरिटरी को अफेक्ट करना पड़ेगा। इसलिए टर्की को फियर है कि सेपरेटिज्म बढ़ेगा, क्योंकि टर्की में फैला हुआ है ये। ईरान भी कुर्ड्स मूवमेंट को सप्रेस करता है, सीरिया सिविल वॉर के बाद और अनस्टेबल हो गया है। और इराक सॉवरेनिटी लूज करना नहीं चाहता। वैसे इराक ने काफी ज्यादा सॉवरेनिटी इनको खुद दे रखी है, पर पूरी तरीके से कोई अपने रीजन को इंडिपेंडेंट नहीं बोल सकता ना। तो 2017 में इराकी कुर्दिस्तान ने इंडिपेंडेंस रेफरेंडम कराया था, लेकिन इराक प्लस इंटरनेशनल कम्युनिटी ने इसे रिजेक्ट कर दिया था। फिर अब कुर्दिस्तान रीजन की जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस क्या है, वर्ल्ड के लिए क्यों मैटर करता है? वर्ल्ड के लिए ये मैटर करता है क्योंकि यहाँ पे ऑयल और गैस के काफी ज्यादा भंडार हैं। आइसिस के खिलाफ फाइट में कुर्ड्स ने मेजर रोल प्ले किया था। तो आइसिस के खिलाफ कुर्ड्स ने बहुत ही ज्यादा मेजर रोल प्ले किया था। और यूएस और वेस्टर्न पावर्स के लिए स्ट्रेटेजिक पार्टनर का भी काम करेंगे ये। मिडिल ईस्ट स्टेबिलिटी का एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर भी हो सकते हैं ये रीजन। इसलिए कुर्दिस्तान न्यूज में हमेशा बना रहता है, और इसी वजह से ये यूपीएससी के लिए भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि यूपीएससी कई बार रीजन स्पेसिफिक जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज्यादा है इन सारी चीजों को पूछता रहता है। जैसे एक बार यूपीएससी ने सोमालिया के बारे में पूछा था। फिर तो इसलिए ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही है। थैंक यू।